एजुकेशन इज द की टू अनलॉक द गोल्डन डोर ऑफ फ्रीडम। शिक्षा आजादी के सुनहरे दरवाजे को खोलने की एक चाबी है। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ की प्रमुख अवस्थाएं। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था पदार्थ क्या है, पदार्थ के गुण यानी पदार्थ की विशेषताएं, उनके कणों की विशेषताएं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। चलिए आज पढ़ेंगे पदार्थ की प्रमुख अवस्थाएं। पदार्थ की प्रमुख अवस्थाएं 5 होती हैं। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा, यहां लिख देते हैं प्लाज्मा, और पांचवा होता है बीईसी अर्थात बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये पदार्थ की प्रमुख अवस्थाएं हो गए 5: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी। सबसे पहले हम लोग ठोस, द्रव और गैस का एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, जिससे ठोस की विशेषताएं, द्रव की विशेषताएं और गैस की विशेषताएं पता चल जाएगी। उसके बाद हम लोग प्लाज्मा और बीईसी को एक एक करके पढ़ लेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं ठोस होता क्या है। ठोस को पहचानने का एक तरीका जानते हैं। तो ठोस क्या होता है? एक दृढ़ पदार्थ होता है, एक कठोर पदार्थ होता है, और साथ ही साथ इसमें बहाव का गुण नहीं होता है, ये बहता नहीं है। जैसे आप उदाहरण दे दीजिए तो ठोस पदार्थ का उदाहरण, जो दृढ़ होगा, जो कठोर होगा, जो बहता नहीं होगा। तो उदाहरण में हो गया जैसे लकड़ी हो गया, है ना, मिट्टी हो गया, चीनी हो गया, नमक हो गया, मिट्टी हो गया, लिख दीजिए मृदा हो गया, कागज हो गया, रस्सी हो गया। ये सब चीज क्या है? ठोस पदार्थ है। ये कठोर होते हैं, दृढ़ होते हैं, और ये बहते नहीं हैं, इनका बहाव नहीं होता है। चलिए ये पहला था। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है द्रव। तो द्रव का गुण क्या होता है? द्रव ये तरल पदार्थ होते हैं, ये दृढ़ पदार्थ नहीं होते हैं, कठोर पदार्थ नहीं, बल्कि ये तरल होते हैं। इनमें बहाव का गुण होता है, ये बहता है। लेकिन याद रखिएगा कि ये बहता कैसे है? तो उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर, यानी ऊंचाई से ढलान की ओर। मतलब जिधर नीचा है उधर बहेगा, कि नीचा से ऊपर भी चढ़ जाएगा नहीं, बस ये इसका बहाव उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर होता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्रव। जैसे एग्जाम्पल अगर इसका ले लें, इसका उदाहरण ले लिए, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? द्रव का जो बहता होगा वो भी किधर बहता होगा? सब तरफ नहीं, उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर, यानी ऊंचा से नीचा की ओर बहता होगा। तो जैसे क्या हो गया? जल, दूध, तेल, ये सब क्या हो गए? ये सब हो गए ठोस पदार्थ, ये हो गए द्रव पदार्थ। अब आइए तीसरा गैस। गैस भी एक तरल पदार्थ है, ये भी दृढ़ पदार्थ नहीं, कठोर नहीं, बल्कि तरल पदार्थ है। द्रव और गैस दोनों तरल होते हैं, और दोनों में बहाव का गुण पाया जाता है, द्रव में भी और गैस में भी। लेकिन द्रव जो होता है वो उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर केवल बहता है, यानी ऊंचा से ढलान जिधर रहेगा नीचा की ओर बहता है। और गैस जो होता है वो सब दिशा में बहता है, वो कहीं रहेगा, उसको ऊंचा नीचा से मतलब नहीं, कहीं है गैस, वो सभी दिशा में बहने लगता है, उसको हम लोग कहते हैं गैस। तो इसका उदाहरण लिख लीजिए। O2 ऑक्सीजन क्या है? गैस है। CO2 क्या है? गैस है। हीलियम क्या है? गैस है। हीलियम लिख देते हैं, हीलियम गैस। हीलियम भी गैस, हीलियम गैस होता है, नियॉन गैस होता है। तो इस तरह से गैस के उदाहरण हो गए। चलिए अब देखते हैं उसके बाद दूसरा। पहला तो देख लिए कि ठोस, द्रव और गैस के बारे में, कि ठोस दृढ़ पदार्थ होता है, कठोर पदार्थ होता है, द्रव तरल पदार्थ होता है, गैस तरल पदार्थ होता है। फिर देखिए कि ठोस में बहाव नहीं होता है, द्रव में बहाव होता है, लेकिन ऊंचा से नीचा की ओर, यानी ढलान की ओर, एक ही दिशा में होगा। और गैस जो होता है, गैस का बहाव अनियमित होता है, वो कोई भी दिशा में बह सकता है। उदाहरण देख लिए ठोस का, लकड़ी, चीनी, मिट्टी, नमक इत्यादि। द्रव का उदाहरण देख लिए, जल, दूध, तेल इत्यादि। गैस का उदाहरण O2, CO2, हीलियम गैस इत्यादि।
अब उसके बाद देखते हैं इनका कण किस तरह का रहता है। तो ठोस में जो होता है ना, ठोस में इनके कण जो होते हैं वो काफी नजदीक नजदीक रहते हैं, इनका अटैचमेंट बहुत ज्यादा रहता है, इसीलिए तो कठोर रहता है। इसके कण जो होते हैं वो पूरे इस तरह के, इनके कण जो भी इनमें अणुपरमाणु होता है वो सब इस तरह से अटैच रहते हैं एकदम, ये ध्यान रखिएगा इस तरह से पूरा। ये ठोस का कण का हो गया। उसके बाद द्रव का कण देखिए किस तरह से रहता है, ये थोड़ा दूर दूर रहेगा, हल्का दूर दूर रहेगा, देखिए इस तरह से ये द्रव का हो गया। उसके बाद अगर गैस का देखते हैं तो इसके कण और दूर दूर रहते हैं, इस तरह से इसके कण और दूर दूर रहेंगे। आप लोग देख पा रहे होंगे कि ठोस में जो होता है कण जो रहता है पूरा घना रहता है, घना रहेगा, मतलब अटैचमेंट बहुत ज्यादा रहता है, नजदीक नजदीक रहते हैं कण, इसीलिए ये कठोर होते हैं। इनकी कठोरता कम होती है, ये तरल हो जाती है, क्योंकि इनके कणों के बीच उतना अटैचमेंट नहीं रहता, उतना नजदीक नजदीक नहीं रहता, बल्कि दूर दूर रहता है। एक कण दूसरा कण से ज्यादा दूर रहता है ठोस की अपेक्षा। और गैस में कणों की जो दूरी है बहुत काफी ज्यादा रहती है, एक कण दूसरे कण से काफी दूर रहता है, इसीलिए इसमें अटैचमेंट कम है। अब देख लिए आपकी ठोस में कणों का संरचना किस तरह से कण संरक्षित रहते हैं, और द्रव में किस तरह से कण होते हैं, और गैस में किस तरह से कण होते हैं। अब आगे देखिए कि ठोस का आकार। अब आप ही बताइए कि ठोस का आकार कैसा होता है, निश्चित या अनिश्चित, इस पर बात करना है कि ठोस, कोई भी ठोस है, ये ठोस पदार्थ है, मार्कर जो है ठोस है, तो इसका जो आकार होगा वो निश्चित है कि अनिश्चित। निश्चित मतलब ये नहीं बदलेगा, इसका आकार जैसा है वैसा ही रहेगा तो कहेंगे निश्चित है, और अगर बदल जाएगा तो कहेंगे कि निश्चित नहीं है बल्कि अनिश्चित है। तो ठोस का बताइए, इसका आकार बदलेगा, चाहे कहीं रख दें कहीं फेंक दें, जहां रख दें इसका आकार नहीं बदलेगा। तो क्या हो गया, ये आकार इसका कैसा होता है, निश्चित होता है, एकदम निश्चित इसका आकार रहता है, ये बदलता नहीं है। अब द्रव का देखिए, द्रव मतलब जैसे पानी वगैरह हो गया, दूध वगैरह हो गया, तेल वगैरह, इसका आकार निश्चित होता है नहीं। इन द्रवों को जिस बर्तन में रख दीजिए इसका आकार भी उसी तरह का हो जाता है। गिलास में रख दीजिए गिलास जैसा आकार हो गया, कटोरा में रख दीजिए कटोरा जैसा आकार हो गया, ये इसका निश्चित आकार नहीं होता है, तो बोल देंगे कि अनिश्चित। उसके बाद देखिए गैस, तो गैस का आकार, जब द्रव का आकार अनिश्चित होता है तो गैस का आकार भी अनिश्चित ही होता है। गैस को भी जहां रखिएगा, जिस बर्तन में रखिएगा, जिस जैसा सिलेंडर में रखिएगा, उस तरह का उसका भी आकार हो जाता है। तो इसका आकार भी निश्चित नहीं है, तो इसका भी आकार क्या हो गया, अनिश्चित। यानी कि ठोस का आकार क्या होता है, निश्चित होता है, उसका आकार बदलता नहीं है। द्रव और गैस का आकार बदलता है, जिस बर्तन में रखेंगे उसका आकार उसी तरह का हो जाएगा। इसलिए द्रव और गैस क्या है, उसके आकार क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। उसके बाद देखते हैं आयतन। आयतन का मतलब होता है स्थान घेरना। स्थान घेरना, तो स्थान कितना घेरता है, ये मतलब इसका भी निश्चित या अनिश्चित होता है। तो ठोस जो होता है, ये है ठोस, ये ठोस देख लीजिए, ये स्थान जो घेरता है, कहीं रखेंगे चाहे जैसे रखेंगे, स्थान तो उतना ही घेरेगा जितना ये है, ये बढ़ने नहीं जाएगा। कहीं रख देंगे तो ये बढ़ेगा ही नहीं, घटेगा ही नहीं, जितना है उतना ही रहेगा। ये अपना क्षेत्रफल को बढ़ाएगा, अपना क्षेत्र को बढ़ाएगा, जहां भी रखेंगे नहीं बढ़ाएगा। यानी इसका आयतन, जो स्थान घेरना है, जो स्थान ये घेरेगा वो बढ़ेगा कभी नहीं बढ़ेगा ठोस का। तो इस तरह से इसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। इसका आयतन निश्चित मतलब ठोस पदार्थ को कहीं रख दीजिए वो स्थान उतना ही घेरेगा, बराबर घेरेगा, इसलिए इसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है ठोस का। द्रव का भी आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। द्रव का भी आयतन निश्चित होता है, क्यों, कैसे, तो द्रव को भी आप कहीं पे रख दीजिए, कटोरा में रखिए, गिलास में रखिए। द्रव मतलब पानी को, मान लीजिए पानी दूध जो भी है, तो जल या दूध को आप रख दीजिए गिलास में या कटोरा में, तो उसका आकार बदल जाएगा। गिलास में था गिलास जैसा, कटोरा में था कटोरा, लेकिन उसका आयतन नहीं बदलेगा। जितना जगह गिलास में घेर रहा था उतना जगह कटोरा में भी घेरेगा।
यही फर्क है कि गिलास में थोड़ा लंबाई, गिलास का लंबाई अधिक था, चौड़ाई कम था, तो ऊंचा तक था, ऊंचा तक रहेगा जल। अब उसी जल को जब उड़ेल देंगे क्या में, कटोरा में, तो कटोरा अब थोड़ा चौड़ा हो गया, उसका ऊंचाई कम हो गया, लेकिन उसका स्थान जो घेर रहा है वो तो बराबर ही घेरेगा, वो ज़्यादा स्थान नहीं घेर सकता है। इसलिए द्रव का जो आयतन होता है, स्थान घेरना जो होता है, घेरने की जो क्षमता होती है वो मतलब निश्चित होती है, वो बदलती नहीं है। और गैस का बात है, तो गैस का आयतन क्या होगा, गैस का आयतन अनिश्चित होगा, अनिश्चित, क्योंकि गैस अगर एक सिलेंडर, छोटा सा सिलेंडर में थोड़ा सा गैस है, अब उसी गैस वो पूरा सिलेंडर को घेर के रखा है, पूरा सिलेंडर में फैला हुआ है वो गैस, और उसी सिलेंडर से गैस को निकाल के अगर कोई बड़ा सा सिलेंडर में रख दिया जाए, तो बताइए क्या वो स्थान उतना ही घेरेगा जितना वहाँ घेरा था छोटा सिलेंडर में? नहीं, वो पूरी तरह से उस बर्तन में फैल जाएगा। यानी इसका उसी गैस का उतना ही मात्रा, गैस का छोटा जब सिलेंडर था तो वो पूरा फुल था, छोटा सिलेंडर को पूरा मतलब घेरा था जगह को। अब उसी गैस को हम बड़े सिलेंडर में डाल दिए तो बड़ा सिलेंडर में पूरा फैल गया, यानी पूरे स्थान को घेर दिया। यानी कि उसका आयतन जो होता है वो निश्चित नहीं होता है गैस का। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। तो यहाँ इस तरह से हम लोग देखें कि ठोस का जो होता है वो आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। ठोस पदार्थ ये ठोस है, इसका आकार भी निश्चित है, आकार भी नहीं बदलेगा, और आयतन भी इसका निश्चित है। अब बात है द्रव का, तो द्रव का आप लोगों ने देखा क्या चीज कि उसका आकार, तो आकार जो होता है वो निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन जो होता है वो निश्चित होता है। और उसके बाद गैस का क्या देखा कि गैस का आकार भी अनिश्चित और आयतन भी अनिश्चित होता है। चलिए अब देखते हैं रिक्त स्थान। रिक्त स्थान ये सब तो रटने का जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही याद हो जाएगा। रिक्त स्थान आप यहाँ देख लीजिए, ठोस के कण आपको याद पड़ रहे हैं, ठोस के कण एकदम याद रखिएगा ऐसा ही माइंड में एकदम कि इस तरह से रहता है, पूरा एकदम खचखचा के भरा हुआ रहता है। तो यहाँ पे बताइए रिक्त स्थान, कणों के बीच, ठोस में कणों के बीच रिक्त स्थान क्या होते हैं, तो सबसे कम, क्या लिखेंगे, सबसे कम लिख देते हैं, सबसे कम होता है। देखिए यहाँ पे कणों के बीच रिक्त स्थान दिख रहा है, रिक्त स्थान मतलब खाली स्थान नहीं दिख रहा है, एकदम सबसे कम होता है इसमें। और इसमें यहाँ देखिए इसकी अपेक्षा इसमें रिक्त स्थान ज्यादा लग रहा है, ठोस से अधिक, लेकिन द्रव से कम। अब द्रव में देख लीजिए कितना रिक्त स्थान है, तो सबसे अधिक, बस इसी तरह से याद रखना है। अब पूछेगा ठोस के कणों के बीच रिक्त स्थान कैसा होता है, तो सबसे कम ना। एग्जाम में पूछ देगा कि सबसे अधिक रिक्त स्थान किसके कणों के बीच होता है, तो गैस, देख लीजिए गैस के कण कैसे थे, दूर दूर थे, तो खाली स्थान तो उसमें ज्यादा है, तो गैस के कणों के बीच रिक्त स्थान सबसे ज्यादा है, और ठोस के कणों के बीच रिक्त स्थान सबसे कम है। और रह गया बीच में द्रव, द्रव के कणों के बीच रिक्त स्थान जो है वो ठोस से ज्यादा है और द्रव से कम है, देख लिए। उसके बाद आप देखिए आकर्षण बल, जिसे अंतरानुक बल भी कहते हैं। आकर्षण बल जो होता है, यहाँ देख लीजिए ठोस में, ठोस के कण में कितना अटैचमेंट है, एकदम नजदीक नजदीक है। इसका मतलब है कि इसमें आकर्षण बल क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि सब नजदीक नजदीक है। आदमी जब नजदीक नजदीक रहता है, सब आदमी अगर उसका सारा, अगर हम हैं, मेरा सब दोस्त नजदीक नजदीक रहेगा, मेरा ताकत क्या हो जाएगा, मेरा बल बढ़ जाएगा। और अगर दूर दूर रहेगा तो ताकत घट जाएगा। सब दोस्त दूर दूर है, कोई दुश्मन आया हमको मार के खत्म कर देगा यहीं पे। और अगर मेरा सब दोस्त अगर नजदीक नजदीक है तो मेरा बल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सब नजदीक नजदीक है, कोई भी आएगा हमसे पहले मेरे दोस्त सब भिड़ जाएंगे और उसे पटक के रख देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए ठोस में, ठोस के कण जो होते हैं वो सब नजदीक नजदीक रहते हैं, इसका मतलब उसमें अटैचमेंट ज्यादा है, उसमें आकर्षण बल, अंतरानुक बल ज्यादा है। तो इसमें क्या होता है, सबसे, थोड़ा इसको इससे लिख देते हैं, सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक। और इसका क्या होगा, ये देखिए, इससे द्रव का जो होता है, ठोस के अपेक्षा द्रव के जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं, तो इसका, इसके कणों के बीच जो आकर्षण बल कार्य करता होगा वो इससे तो कम होगा, ठोस से कम। आकर्षण बल जो होता है वो ठोस से कम होता है, लेकिन द्रव से क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि द्रव में, सॉरी, गैस से ज्यादा होगा,
क्योंकि गैस में जो होता है वो कण देखिए कितना दूर दूर है, गैस में तो कण बहुत दूर दूर है, तो इसमें बल कितना होगा, सबसे कम होगा, सबसे कम। कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन पूछ देगा कि किसके कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है, तो जान जाइएगा सबसे कम यानी दूर दूर रहेगा तब, यानी कि किसमें रहता है, गैस में। गैस के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम, और ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे ज्यादा, क्योंकि उसके कण नजदीक नजदीक है, उसमें खाली जगह नहीं है ठोस में। चलिए आगे देखते हैं गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा देख लेते हैं। गतिज ऊर्जा यानी गतिशीलता। हम बताए थे पिछले वीडियो में कि पदार्थ के कणों में एक विशेषता होती है, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, यानी उसमें गतिज ऊर्जा होती है। तो गतिज ऊर्जा जो होती है वो देखिए, तो ठोस में क्या होगा, ठोस के कणों का गतिज ऊर्जा। अब ठोस के कण इतना अटैच है, पूरा ज़्यादा अटैच है, एकदम सब एक दूसरे से घना एकदम मिला हुआ है, तो इसके कण गति ज़्यादा करेगा नहीं, तो सबसे कम होता है इसमें, सबसे कम गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है। अब द्रव का बात कीजिए, तो द्रव का थोड़ा कण दूर दूर है, यानी इसके कणों की गतिज ऊर्जा जो होती है वो थोड़ा मतलब इससे ज्यादा होता है, तो ठोस से अधिक लिख देंगे। चलिए अब आगे देखिए गैस का कण तो बहुत दूर दूर है, तो इसके कण जो होते हैं, कणों की गतिशीलता वो बहुत ज्यादा होती है और अनियमित होती है, एकदम अनियमित, इसका सबसे अधिक, और अनियमित होती है एकदम, गति इसकी अनियमित होती है, जिधर मन करेगा उधर गति करता है, और बहुत काफी तेज गति से। चलिए देख लेते हैं। तो ठोस का हम लोग क्या देखें कि ठोस में जो गतिज ऊर्जा होता है, यानी ठोस के कणों की गतिशीलता सबसे कम होती है, क्योंकि उसके कण नजदीक नजदीक रहते हैं, सब मतलब एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, चिपके हुए होते हैं, तो उनके सब चिपके हुए रहेंगे एक ही में, तो गति कैसे करेगा, तो उसके कण जो होते हैं वो गतिशीलता उसकी कम होती है, सबसे कम होती है। द्रव की उससे थोड़ा ज्यादा होती है, और गैस की सबसे ज्यादा होती है, गतिशीलता सबसे ज्यादा, गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा। चलिए अब देख लेते हैं घनत्व। अब घनत्व किसका ज्यादा होगा और किसका कम होगा, वही देखना होगा कि घनत्व किसका। घनत्व का मतलब क्या होता है, घनत्व का एक सूत्र होता है, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। इसका मतलब समझिए, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, यानी घनत्व का द्रव्यमान से प्रत्यक्ष संबंध है, सीधा संबंध है, यानी कि द्रव्यमान यानी वजन, जितना ज्यादा वजन रहेगा घनत्व भी उतना ही ज्यादा रहेगा, और अगर कम रहेगा वजन तो घनत्व भी कम रहेगा। और आयतन के साथ इसका मतलब ये अप्रत्यक्ष संबंध है, उल्टा संबंध है, अगर आयतन ज्यादा रहेगा तो घनत्व कम रहेगा, और आयतन अगर कम रहेगा तो घनत्व ज्यादा रहेगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप समझिए कि किसका घनत्व ज्यादा होगा, ठोस का कि गैस का। ये तो बीच में है द्रव, ऐसे भी। तो देखिए ठोस जो पदार्थ होते हैं, पहला चीज उसका द्रव्यमान तो ऐसे भी क्या रहता है, ठोस का वजन जो रहता है वो ज्यादा ही रहता है, और वो जगह कम घेरता है। अब आप सोचिए कि ठोस का, यहाँ देखिए ठोस द्रव्यमान से तो सीधा संबंध है घनत्व का, तो द्रव्यमान यानी वजन अगर ज्यादा है, ठोस का वजन ज्यादा है, यानी कि घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। और आयतन बताइए, आयतन स्थान घेरना, ठोस जो है वो स्थान कम घेरता है, ठोस पदार्थ वजन के हिसाब से स्थान कम घेरता है, और गैस जो होता है वजन के हिसाब से स्थान ज्यादा घेरता है। तो बताइए कि वजन मतलब इसका ज्यादा है, ठोस का वजन भी ज्यादा हो गया और आयतन क्या हो गया, कम हो गया। तो हम बताएं अभी कि वजन अगर ज्यादा है तो घनत्व भी ज्यादा, और अगर आयतन कम है तब घनत्व ज्यादा, क्योंकि आयतन के साथ उल्टा संबंध है। तो ठोस का क्या होगा, घनत्व, ठोस का घनत्व सबसे अधिक होगा, आप समझ चुके होंगे, ठोस का घनत्व सबसे अधिक। क्यों, क्योंकि ठोस का जो होता है द्रव्यमान अधिक होता है और आयतन कम होता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे यहाँ पे क्या है कि अब ये द्रव का बात है, तो द्रव का जो होता है वो मतलब इससे क्या होगा, ठोस से कम, द्रव का घनत्व जो होता है वो ठोस से कम होता है,
और फिर गैस का जो होगा वो सबसे कम, गैस का सबसे कम होगा क्योंकि थोड़ा सा वजन रहेगा और आयतन बहुत ज़्यादा रहेगा। थोड़ा सा वजन और आयतन उसका माने स्थान बहुत ज़्यादा घेर लेगा। 1 kg गैस है और स्थान पूरा घेर ले रहा है, जहाँ रख रहे हैं वहाँ पूरा स्थान घेर ले रहा है। तो उसका द्रव्यमान कम है, गैस का कम है तो घनत्व कम, और आयतन ज़्यादा है यानी घनत्व कम, यानी घनत्व क्या होगा, कम होगा। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि घनत्व, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ देता है घनत्व और आयतन में क्या संबंध है, घनत्व और द्रव्यमान में क्या संबंध है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। अब पूछेगा कि घनत्व किसका ज़्यादा होता है, तो ठोस का याद रखिएगा, ठोस का वजन ज़्यादा होता है, आयतन कम होता है, यानी कि ठोस का घनत्व सबसे अधिक और गैस का सबसे कम, अब बीच में रह गया द्रव। अब उसके बाद है संपीड्यता। देखिए संपीड्यता मतलब जानते हैं, संपीड्यता मतलब क्या, पिछली वीडियो में हमने बताया था। संपीड्यता का मतलब क्या होता है कि अगर दबाव उत्पन्न करेंगे तो आयतन में कमी आ जाना, क्या कहलाता है, संपीड्यता। तो आप बताइए कि ठोस को अगर हम दबाएंगे उसका तो उसका आयतन कम होगा। ये ठोस है, इसको हम दबा रहे हैं, दब रहा है, ये इसका आयतन कम होता है नहीं, यानी कि इसका संपीड्यता नहीं के बराबर होता है। ये ठोस असंपीड्य पदार्थ है, इसकी संपीड्यता नहीं के बराबर होती है, यानी सबसे कम हम लिख सकते हैं, सबसे कम संपीड्यता सबसे कम होती है, संपीड्यता सबसे कम होती है ठोस में। क्योंकि संपीड्यता मतलब क्या बोले हम, दबाव उत्पन्न करने पर उसके आयतन में कमी आ जाना, क्या कहलाता है, संपीड्यता। यानी इसको अगर हम दबाएंगे तो आयतन कम हो जाएगा, दब जाएगा, दबेगा ये नहीं। तो इसीलिए ठोस पदार्थ का संपीड्यता क्या होता है, सबसे कम होता है। द्रव का, अब सीधा बात है, ये सबसे कम होता है। तो द्रव का, द्रव जो है पानी वगैरह अगर किसी में रखिएगा कोई चीज में और उसको दबाइएगा तो हल्का दबेगा, यानी कि इसका संपीड्यता होता है इससे ज्यादा होता है, इसका अधिक होता है, थोड़ा अधिक, कुछ अधिक संपीड्यता होता है। गैस का बताइए, गैस का सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक। गैस को अगर किसी में भर लीजिए और उसमें दबाव अगर उत्पन्न कीजिएगा तो उसमें उसका आयतन में कमी आ जाएगा। जैसे सिलेंडर में हम लोग गैस भरते हैं तो उसमें दबाव, प्रेशर डालते हैं, गैस, छोटा सा टंकी है उसमें 3 kg भर दीजिए, 4 kg भर दीजिए, 5 kg भी, आप ज़्यादा भर दीजिएगा तो ब्लास्ट करेगा, क्योंकि उसके गैस के कण जो होते हैं उसका गति तो अनियमित होती है, अनियमित होती है तो एकदम वो अपना दीवार में क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है, पूरा दाब डालता है। और ज़्यादा आप डाल दीजिएगा तो उस फिर क्या करेगा, गैस अगर 4 kg का क्षमता है उसको 5 kg डाल दीजिएगा तो फटेगा गैस। तो इस तरह से हम लोग देख लिए संपीड्यता के बारे में। तो संपीड्यता मतलब आप जान गए, संपीड्यता किसका ज़्यादा होता है, तो गैस का, क्योंकि गैस को आराम से संपीड़न किया जा सकता है, यानी उसको उसमें दबाव उत्पन्न करके उसके आयतन को कमी कर दिया जा सकता है आसानी से। और ठोस को दबाया ही नहीं जा सकता है, उसके आयतन को कमी हम नहीं कर सकते, इसलिए ठोस की संपीड्यता सबसे कम है और गैस की सबसे अधिक है। अब देखे होंगे CNG गैस, LPG गैस घर में रहता है, LPG गैस खाना बनाने के लिए। तो LPG गैस को देखिए एक सिलेंडर में क्या कर दिया गया है, संपीड़ित कर दिया जाता है, उसके आयतन को कम करके वहाँ पे रख दिया गया है। तो इस तरह से आप लोग जानते होंगे LPG CNG करके। LPG जो होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। या अस्पताल में देखते होंगे जो सिलेंडर रहता है उसमें भी क्या संपीड़ित रहता है, तो ऑक्सीजन गैस का संपीड़न किया हुआ रहता है, उसमें उसके आयतन को कम करके, उसमें माने प्रेशर दबाव डाल के उसके आयतन को कम करके वहाँ पे रखा जाता है बर्तनों में, सिलेंडरों में। चलिए देख लिए संपीड्यता। आगे देखते हैं विसरण। विसरण का मतलब जानते हैं, पदार्थों का स्वतः मिल जाना, एक पदार्थ दूसरा पदार्थ से अपने मिल जाएगा, उसके कण मिल जाएंगे स्वतः, तो क्या कहलाएगा, विसरण। तो विसरण किसमें ज़्यादा होगा, देखिए ठोस का। तो ठोस का जो होता है, ठोस में कोई चीज़ घुलेगा, ठोस में कोई चीज़ अपने मिल जाएगा। इसमें ठोस कोई भी चीनी है उसमें अपने आप कोई चीज़ विसरित हो जाएगा, मतलब उसमें घुल जाएगा, नहीं घुलेगा। तो इसका विसरण जो होता है वो सबसे कम होता है, सबसे कम, क्योंकि इसमें विसरण होगा ही नहीं, ठोस में कोई चीज़ घुलेगा ही नहीं, विसरण इसमें होगा ही नहीं। अब द्रव का बात करें तो द्रव में घुलेगा कि नहीं कोई चीज़,
द्रव मतलब पानी में अगर आप घोलिएगा तो नहीं घुलेगा, अपने आप वहाँ घुलेगा कि नहीं, अपने आप घुलता है, उसी को विसरण कहते हैं। तो घुलेगा कहीं पानी में, देखिए पानी में आप डाल दीजिए क्या चीज, स्याही डाल दीजिए, विसरित हो जाता है, अपने आप स्याही डाल दीजिए, रंग डाल दीजिए, घुल जाता है पूरा, है ना। उसमें गैस वगैरह अपने घुल जाते हैं। अगर नमक भी डाल दिए तो कुछ देरी में वो अपने घुल ही जाएंगे। यानी द्रव में विसरण होता है कि नहीं, तो इसमें अधिक होता है विसरण अधिक होता है। और एक चीज यहाँ याद रखिएगा, ये ठोस तीनों को मतलब ये विसरित करता है, तीनों लिख देते हैं डायरेक्ट, तीनों। जो द्रव होता है वो ठोस, गैस और द्रव सबको घुला देता है। द्रव जैसे ले लीजिए पानी जो है वो मतलब दूध उसमें डालिएगा, मान से पहले ठोस ले लेते हैं। पानी जो है, पानी में आप एक ठोस पदार्थ डालिए, नमक डाल दीजिए, तो नमक अपने आप धीरे धीरे कुछ देरी बाद घुल जाएगा। यानी कि द्रव में ठोस घुलता है कि नहीं, ठोस का विसरण होता है। और उसके बाद फिर उसी जल में, उसी पानी में आप ये घोल लीजिए, क्या बोलते हैं, दूध घोल दीजिए। दूध क्या है, द्रव पदार्थ है। तो द्रव यानी दूध अगर पानी में डालिएगा तो घुलेगा कि नहीं, विसरित होगा कि नहीं, हो जाएगा। यानी कि द्रव का भी विसरण होता है उसमें, द्रव में। अब उसके बाद उसी जल में आप गैस प्रवाहित कर दीजिए, कोई भी गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन गैस, तो वो गैस उसमें घुलेगा कि नहीं, तो घुल जाएगा। यानी कि द्रव जो होता है ना, वो ठोस को भी घोल देता है, द्रव को भी घोल देता है, और गैस को भी मतलब घोल देता है, विसरित कर देता है, उसमें मिला लेता है अपने में। तो ये हो गया। उसके बाद गैस, इसमें गैस में विसरण सबसे तेजी से होता है, सबसे तेजी से कहा जा सकता है, सबसे अधिक क्षमता होता है विसरण करने का गैस का। और फिर गैस का गैस से एक गैस दूसरा गैस से बहुत जल्दी मिल जाता है ना। जैसे अगरबत्ती का गंध हो जाता है, वो अगरबत्ती से निकलता है गैस, और वो हवा वायु से बहुत जल्दी मिल जाता है। कोई भी गैस दूसरा गैस से उसका विसरण काफ़ी तेजी से होता है। तो इस तरह से अगर विसरण बोलेगा कि विसरण सबसे अधिक किस में होता है, ठोस में तो नहीं, ठोस तो किसी में जल्दी विसरित होगा नहीं, द्रव में विसरित होगा, लेकिन सबसे अधिक किस में होगा, तो गैस में। गैस से काफ़ी तेजी से विसरित हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया ठोस, द्रव और गैस से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे सभी क्लियर हो गए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, लेकिन रुकिए, उसको पहले हमको उसको दिखा देने दीजिए। एक पॉइंट बचा हुआ है यहाँ पे, अवस्था परिवर्तन, इसको हम लोग देख लेते हैं क्या होता है, कैसे अवस्था परिवर्तन होता है। मतलब एक अवस्था से दूसरे अवस्था में पदार्थ को बदला जाता है। ठोस को द्रव बनाया जा सकता है, द्रव को फिर ठोस बनाया जा सकता है, फिर द्रव से गैस बनाया जा सकता है, फिर गैस से द्रव बनाया जा सकता है। कैसे, देखिए कोई ठोस पदार्थ है, ये है कोई ठोस पदार्थ, ठीक है। अगर ठोस पदार्थ को हम गर्म करेंगे, उष्मा देंगे उसको, तो वो क्या बन जाएगा, तो वो बन जाएगा द्रव पदार्थ, बनेगा कि नहीं। ठोस को गर्म करेंगे, मान चलिए बर्फ ठोस है, अब उस बर्फ को हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे, उष्मा देंगे उसमें, तो क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा, यानी द्रव बन गया। और द्रव को अगर गर्म कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा गैस। द्रव, अगर पानी को और हम गर्म कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वाष्प बन के उड़ जाएगा, यानी इसको फिर गर्म कर देंगे तो। अब उसके बाद देखिए, अगर गैस को हम लोग ठंडा कर देंगे, इसको अगर ठंडा कर देंगे, गैस को ठंडा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, द्रव। गैस को ठंडा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, द्रव। वाष्प अगर निकला हुआ, उस वाष्प को फिर कहीं अगर रख दीजिए, ठंडा कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, द्रव बन जाएगा, फिर से जल बन जाएगा। उसके बाद अब इस द्रव को, अगर पानी है आपके पास, अब उसको ठंडा कर दीजिए। आप पानी है, जल है, उसको आप ठंडा कर दीजिए, जल को फ्रिज में रख दीजिए, ठंडा कीजिए, तो जल क्या बन जाता है, बर्फ, यानी कि ठोस बन जाता है। तो सीधा बात याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा कि यदि ठोस को गर्म किया जाता है तो क्या किस रूप में बदल जाता है, तो द्रव में। द्रव को गर्म किया जाता है तो गैस में, और गैस को अगर ठंडा किया जाता है तो द्रव में, और द्रव को ठंडा किया जाता है तो ठोस में। इस तरह से होता है, बदलता है। अब इसमें इसका नाम भी है, प्रक्रिया का नाम बोलेगा कि ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं। तो ठोस पदार्थ था, बर्फ था, वो क्या हो गया, गल गया, और गल के द्रव बन गया। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं संगलन। देखिएगा, इससे लिख देते हैं,
इसको कहते हैं संगलन। ठीक, क्या बोले हम, ठोस पदार्थ, बर्फ जो है ठोस पदार्थ है, वो गल करके द्रव बन गया, गल करके यानी पिघल करके, तो क्या उसको कहें, उस प्रक्रिया को संगलन कहें। संगलन यानी ठोस से द्रव में बदलना क्या कहलाता है, संगलन। अब पूछेगा कि द्रव से गैस में बदलना तो द्रव यानी जल है, वो क्या में बदल गया, वाष्प में बदल गया। गर्म करेंगे तो द्रव से गैस में बदलना, एकदम याद रखिएगा कि पानी, जल जो है गर्म करेंगे, जल क्या बनेगा, वाष्प बन जाएगा, यानी वाष्पीकरण। द्रव से गैस में बदलना तो वाष्पीकरण। ठीक है, यहाँ पे 2 क्लियर हो गया। उसके बाद आगे पूछता है गैस से द्रव में बदलना। अब गैस है, वाष्प है, वो क्या हो जाएगा, कहीं ठंडा कीजिएगा उसको, तो अगर भाप निकल रहा है उसके बाद वो ठंडा हो जाएगा। आप देखे होंगे घर में जो हम लोग चावल वगैरह बनाते हैं तो ऊपर जो प्लेट ढका हुआ रहता है, वो प्लेट में पानी जैसा जम जाता है, फिर से भाप निकलता है और फिर वो पानी जैसा जम जाता है, उसी में बूंद बूंद करके। तो गैस से द्रव में बदलना, वो क्या हो जाता है, फिर गैस जो है, वाष्प जो है, वो जाके संघनित हो जाता है। संघनित मतलब इकट्ठा होने लगता है फिर से ठंडा होकर, तो उसको क्या कहेंगे, संघनन। एकदम याद रखिएगा कि गैस से द्रव में बदलना यानी वाष्प फिर से पानी बनेगा, तो कैसे, तो संघनित होके बनेगा, इसलिए उसको क्या कहते हैं, संघनन। उसके बाद अब याद रखिएगा द्रव। अब द्रव को ठोस, अब द्रव से आप बदलिए ठोस को, क्या चीज, द्रव से ठोस, तो द्रव यानी पानी से। अब पानी को आप बर्फ कैसे बनाइएगा, जल को बर्फ कैसे बनाइएगा, जमाइएगा तब ना, जमेगा तब। द्रव अगर पानी अगर जम जाएगा तो क्या बन जाएगा, ठोस यानी बर्फ। तो इस तरह से इसको क्या कहते हैं, जमना का। तो ये था प्रक्रिया, ठोस से द्रव में बदलना संगलन, द्रव से गैस में बदलना वाष्पीकरण, गैस से द्रव में बदलना संघनन, और द्रव से फिर ठोस में बदलना जमना। चलिए ये हो गया क्लियर। एक चीज यहाँ पे और होता है, कोई ऐसे पदार्थ होते हैं ना जो बिना मतलब गर्म वगैरह के, अगर गर्म भी करेंगे तो, या कोई पदार्थ बिना गर्म किए हो जाता है, ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है, ठोस से सीधे गैस में। तो ठोस से सीधे गैस में अगर बदल गया, देखिए यहाँ पे थोड़ा इसको ऐसे कर देते हैं, ठोस से सीधे गैस में बदल गया, ठोस से गैस डायरेक्ट बदल गया, तो उसको क्या कहते हैं, बोलेगा ठोस से सीधे गैस में बदल जाना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन कहलाता है। या तो गैस से सीधे ठोस में बदल जाना, यह भी क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन ही कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। चलिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, बढ़िया से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। समझा तो दिए ही है कि ठोस से सीधे बिना द्रव में बदले ठोस से सीधे गैस में बदल जाएगा, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। या तो सीधे गैस से डायरेक्ट क्या बन जाएगा, वो ठोस बन जाएगा, गैस है और वो सीधे क्या बन जाएगा, ठोस, तो क्या कहलाएगा वो प्रक्रिया, ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। तो इस तरह से आज का जो चैप्टर था वो खत्म हो गया। लेकिन इससे पहले हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं ताकि समझ में आ जाए क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा। अगर एग्जाम में पूछेगा कि पदार्थ की वह कौन सी अवस्था है जिसमें रिक्त स्थान सबसे अधिक होता है, खाली स्थान सबसे अधिक होता है, सोचिए किसमें, तो गैस में। गैस में खाली स्थान बहुत ज्यादा रहता है, सबसे अधिक। पूछेगा किस अवस्था में, पदार्थ के किस अवस्था में अंतरानुक बल सबसे अधिक होता है। अंतरानुक बल मतलब आकर्षण बल सबसे ज्यादा किसमें रहेगा, ज्यादा अटैचमेंट, नजदीक नजदीक रहेगा, यानी किसमें, ठोस में। पूछेगा संपीड्यता सबसे अधिक किसका होता है, संपीड्यता सबसे अधिक किसका होता है, गैस का, क्योंकि गैस को आराम से उसका दबाव उत्पन्न करके उसमें उसका आयतन को कम कर सकते हैं। अच्छा आगे पूछेगा कि मान चलिए पूछ दिया ठोस से द्रव में बदलना क्या कहलाता है, ठीक बात, संगलन। और द्रव से गैस में बदलना एकदम सही, वाष्पीकरण। चलिए आप लोग समझ गए। तो इस तरह से यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट एक ले लीजिएगा, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद चलिए इस तरह से ठोस, द्रव और गैस
का संपूर्ण अध्ययन हम लोग कर लिए। अब बच गया प्लाज्मा और बीएससी। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए प्लाज्मा और बीएससी के लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे। तो अब यहीं पे हम लोग क्लास को एंड करते हैं। यह रहा आप लोग के लिए एचडब्ल्यू में 4 प्रश्न हैं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।